हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन कक्षा 8वीं के लिए जो एनसीईआरटी सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ पर मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको कई चैप्टर करवाऊंगा दोस्तों, जहां मैं आपको कहता हूं कि ये चीज़ अंडरलाइन कीजिए, तो वो अंडरलाइन करके आपको नोट्स के रूप में लिखना है। A1 मटेरियल आपको दोस्तों इस चैनल पे करवाया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ हो तो बिल्कुल दोस्तों आपको कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जब भी क्लास होगी तो दोस्तों आपके सामने नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस जो कक्षा 8वीं तक चल रहा है दोस्तों। तो आपका एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका है संपूर्ण भारत में। ये एक ही प्रकार का कोर्स रहेगा। आप किसी भी राज्य के निवासी है, यानी किसी भी स्टेट से रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपका एक ही कोर्स चलने वाला है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका कोर्स रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ राज्यों ने क्या किया गया, अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चैप्टरों में कटौती भी कर ली है। तो दोस्तों राजस्थान में क्या क्या कटौती हुई है वो दोस्तों मैंने इसी चैनल पे पहले दोस्तों कक्षा 8 के लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियोस प्राप्त कर डाल दिया है दोस्तों। तो वो आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको एक ऐसा चिन्ह आएगा, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ऐसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा और वहाँ आपको कई प्रकार की लिंक मिल जाएंगे, और उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट का दोस्तों क्या पाठ्यक्रम हटा है और क्या रहा है वो आप लगा सकते हो। और मैं दोस्तों चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी बीच में बता दूंगा। इसके अलावा आप किसी अन्य राज्य से है तो भी दोस्तों आपको जो भी सिलेबस आपकी सरकार ने प्रोवाइड करवाया उस हिसाब से दोस्तों वो छोड़ दीजिए, बाकी वाला पढ़ लीजिए। तो जल्दी दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों कृषि और भोजन है, जो भी है भोजन और पोषण है वो सब। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन के अध्याय नंबर 1 जो कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी है, उस अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पिछले साल राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी यह चैप्टर था, बिल्कुल D2 छपा हुआ है। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, कहाँ से लिखना है, क्या टॉपिक अच्छा रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल आप अपने जो फ़ोन दे रखा दोस्तों उस फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में कर लो, यानी आड़ा कर लो दोस्तों, ताकि बढ़िया दिखे। और आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा तो इस वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ऐसी 3 डॉट बनी हुई आएगी, उस 3 डॉट पर क्लिक करके ये इस वीडियो की क्या करो दोस्तों क्वालिटी बढ़ा दो दोस्तों, या गुणवत्ता बढ़ा दीजिए। आप 360 या 480 पर करके देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी फसल का उत्पादन करने के लिए अपन को क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या प्रबंध करना चाहिए, ताकि क्या हो दोस्तों फसलें खराब नहीं हो और अपन कम समय में क्या कर सके, अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे अपन को क्या हो दोस्तों उत्पादन भी अधिक हो और किसानों को आय भी क्या हो अच्छी प्राप्त हो। सबसे पहले मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पूरा चीज मैं यहाँ नहीं देखने वाला हूँ, बिल्कुल साहब यहाँ बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, कि भाई साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप भोजन करते हो। देखिए बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। प्रश्न आता है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विद्यार्थियों क्या मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है। आपको पता है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कोई पूछे बच्चों कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ठीक है। और एक तो चीज़ है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एक क्या होता है कि भोजन विभिन्न रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए भोजन ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर में कई प्रकार जो जैविक प्रक्रम है ना, जैसे पाचन मतलब भोजन का पाचन कैसे होता है, शोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, उत्सर्जन यानी शरीर में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इन सभी में क्या है, भोजन
उपयोगी है। तो आप एक क्वेश्चन बना के दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न होता रहोगे कि भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, फिर उसका उत्तर लिखना है यहाँ से कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन में, संपादन में करते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे भोजन प्राप्त किससे होता है, तो दोस्तों भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त होता है। पौधों से देखिए विभिन्न प्रकार की साग सब्जी है या फिर फसलें हैं दोस्तों, और जंतुओं से तो कुछ जंतुओं को डायरेक्ट ही भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, कुछ जंतुओं के उत्पाद है दोस्तों, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है दोस्तों, घी है, पनीर है, जेली है, इन सब का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। बिल्कुल साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कृषि की पद्धतियां। ठीक है, कृषि पद्धतियां पे पढ़ने से पूर्व दोस्तों आपकी बुक में एक ऐसा दोस्तों बॉक्स बन रहा है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में व्यसन करते थे। पहले मनुष्य क्या था, घुमंतु था, मतलब घूमने वाले थे दोस्तों। जैसे आपने नाम सुना होगा आदि मानव, क्या सुना होगा, आदि मानव थे ना, वो घुमंतु प्राणी थे दोस्तों। और शरीर पे दोस्तों आपको याद होगा कि दोस्तों वे गुप्त अंगों को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा दोस्तों वे पत्थर से आग लगाते थे। भोजन करने के लिए दोस्तों वे पशुओं को मार मार करके सेक सेक करके खाते थे। इसके अलावा बाद में दोस्तों उन्होंने खेती करना भी क्या किया, प्रारंभ किया। तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में व्यसन करते थे, ग्रुप में घूमते थे दोस्तों। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, कच्चे फल ही खाते और सब्जियां खाते थे क्योंकि पकाना आता नहीं था। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं को शिकार करना प्रारंभ किया, बिल्कुल शिकार करते थे। बाद में कालांतर में मतलब समय बीतने के साथ वे खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को भी क्या करते थे, उत्पादित करते। इसलिए खेती का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अपन कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान होना चाहिए कि खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। अब बात करते हैं आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू हो चुका है। अब अपन टॉपिक पे बात करते हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे फसल, क्या डालोगे, ऐसे स्टार डाल के हेडिंग डालना है फसल। ठीक है, फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप्स, क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। अब देखिए फसल क्या होती है, यहाँ देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। यानी जब एक ही प्रकार के पौधे हैं और ये देखिए कोई बड़ा बाग है खेत का, और यहाँ आप एक ही प्रकार के पौधे उगा रहे हो, जैसे बाजरा उगा रहे हो या गेहूं उगा रहे हो। ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के पौधों को, देखिए यहाँ पौधों का प्रकार एक होना चाहिए, ऐसे नहीं आप मिश्रित खेती कर रहे हो। तो जब एक ही प्रकार के या एक ही किस्म के पौधों को भूमि के किसी बड़े क्षेत्र में या भाग में उगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फसल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों परिभाषा समझ में आ गई होगी। सिंपल परिभाषा है कि जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े भाग पर या पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या है, गेहूं है। कि गेहूं की आपने फसल बोली, आप बोलोगे गेहूं की फसल, इसका मतलब ये हुआ कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे सभी क्या है, गेहूं है। अगर यहाँ बाजरा होता तो क्या हो सकता है, बाजरा हो सकता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैं पीछे कुछ भी नहीं रखूंगा, A1 पॉइंट आपको सब करवाया जाएगा। जो चीज़ वास्तव में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ करवाऊंगा। अब यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई अन्न सब्जियां जो भी उगाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश में विभिन्न प्रकार की फसलें क्या की जाती है, उगाई जाती है। आपको पता है भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, सब जगह ताप समान नहीं है। जैसे मान लो राजस्थान का टेम्परेचर अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है। आर्द्रता मतलब नमी अलग है, और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति है ना, जैसे हमारे राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश है ना, बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ क्या होता है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होने के कारण क्या होता है, विभिन्न देशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। तो आइए दोस्तों फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो क्या वर्गीकरण रहेगा, अब देखिए फसल का वर्गीकरण करें तो देखिए दोस्तों फसलों को यहाँ वर्गीकरण के आधार पर देखिए मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो खरीफ की फसल होगी और एक होगी रबी की फसल। अब देखिए खरीफ की फसल क्या उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, रबी की कब उगाई जाती है। जो पुराना हमारा राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चल रहा था ना दोस्तों, वहाँ 3 भागों में बांटा गया था, खरीफ भी थी, रबी भी थी और जायद थी। लेकिन यहाँ जायद का नाम ही नहीं आया। तो दोस्तों जैसा अपन को बुक में दे रखा उसी हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल क्या होती है, तो वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है, पहला पॉइंट याद रखो, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है। सामान्यतः हमारे यहाँ भारत में जो वर्षा ऋतु है ना, वो कब होती है, जून से सितंबर तक होती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये याद करना कि
ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें बोलते हैं खरीफ की फसल। और जून में तो इनको उगाया जाता है, लगभग सितंबर अक्टूबर तक क्या किया जाता है, फसलों को काटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए धान, अब धान में सब चीज़ आ गई। यहाँ देखिए अलग अलग प्रदेश वाले धान को अलग अलग बोलते हैं, जैसे राजस्थान में बाजरा को बोलते हैं, या गेहूँ को, सॉरी बाजरा को बोल दिया आपने, धान बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप इसमें मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि को क्या कर सकते हो, बो सकते हो। फिर रबी की बात हो रही है। देखिए अब जो सर्दी ऋतु है, अब जो फसलें बोई हुई वो क्या है बच्चों, सारी की सारी क्या है, रबी की फसलें हैं। तो शीत ऋतु यानी सर्दी ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों तथा अलसी रबी फसल के क्या उदाहरण है। आप गेहूं बो रहे हो, गेहूं को सर्दी ऋतु में बोया जाता है। कोई पूछे बच्चों इसका टाइम अंतराल बताओ, तो देखो जब खरीफ को काटते हैं ना तब रबी को उगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अक्टूबर वगैरह में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और 4 महीने गिन लो तो दोस्तों अक्टूबर के बाद देखो कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या कर दो, इसको काट दो। तो ऐसी फसलें जिनको शीत ऋतु में उगाया जाता है उन्हें तो बोलते हैं रबी की फसलें। ये सामान्य अक्टूबर माह में उगाई जाती है और फरवरी माह में लगभग काटी जाती है। इसमें कोई पूछे उदाहरण लिखो बच्चों, तो गेहूं है, चना है, मटर है दोस्तों, सरसों है और अलसी है, ये सभी रबी के फसलों के क्या है बच्चों, उदाहरण है। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ आ रही है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां हैं वो ग्रीष्म में भी उगाई जाती है और इन्हीं को क्या बोलेंगे बच्चों, जायद बोलेंगे। तो ये तो अभी अपन ने चीज़ क्या जाने कि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और कृषि करना कैसे प्रारंभ हुआ आदि मानव से। इसके अलावा फसलों का वर्गीकरण, मोटे तौर पर फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार है, खरीफ और रबी। अब बात करते हैं दोस्तों कि फसल को उगाने के लिए क्या पद्धतियाँ चलती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, बिल्कुल साहब। देखिए बच्चों यहाँ एक छोटा सा कुछ एग्जांपल आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कौन है, बुज्जो है, बुज्जो। और पहले हमारे एनसीईआरटी में चल रहा है बार बार। तो ये बुज्जो के मन में प्रश्न उठ रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ऐसा क्या कारण है कि धान है ना, जो बाजरा वगैरह है, उसको सर्दी में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो इसका पहली उत्तर दे रही है कि धान को बहुत पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि पानी वर्षा ऋतु में क्या होगा, ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों फिर आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे कृषि की पद्धतियाँ। प्रश्न आ सकता है कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। देखिए आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। आप यहाँ से लिखोगे बच्चों कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कहलाते को काट के क्या वो कर दो, कहते हैं। ये बढ़िया परिभाषा रहेगी कि फसल उगाने के लिए किसान जो भी क्या करता है, क्रियाकलाप करता है और वो सामयिक अवधि में, निश्चित अवधि में करता है, उसे क्या बोलते हैं, कृषि की पद्धतियां बोलते हैं, ठीक है। सेंस करके मैंने लिखा दिया, आपको ये दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरा A1 कोर्स सही तरीके से करवाया जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आप इस वीडियो को कितना दोस्तों शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छे व्यूज़ के आधार पर मैं आगे बढ़ सकूँ। बिल्कुल आपको पूरा A1 कोर्स करवा दूंगा दोस्तों। आगे बढ़िए बिल्कुल। आगे देखिए बच्चों, खेती के चरण की बात हो रही है, ठीक है। खेती के क्या है, चरण है, स्टेप है, ठीक है। आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, कृषि के क्या है, चरण। चरण क्या है, पहला है मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। फिर बुआई, ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। मतलब मिट्टी को पहले तैयार कैसे करते हैं, फिर बुआई कैसे करते हैं, फिर फसल में खाद और उर्वरक कैसे देते हो, फिर सिंचाई की क्या भूमिका है, खरपतवार से सुरक्षा, ये राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया है, ठीक है। और कटाई कैसे करते हैं और भंडारण कैसे करते हैं, सारे सारे खेती के क्या है बच्चों, स्टेप है, बिल्कुल। अब प्रत्येक स्टेप का अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो चीज़ काम क्योंकि उसको लिखते जाएंगे, बिल्कुल। आगे बढ़िए दोस्तों। आगे देखिए बच्चों, पहला स्टेप अपन का आ गया है मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। पहले अपन मिट्टी तैयार करते हैं। देखिए किसान मिट्टी को तैयार करने से पहले क्या करता है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को क्या किया जाता है, बार बार पोला किया जाता है, पलटा जाता है। जैसे एक लोकल शब्द आ रहा, पोला, पोला बनाना कृषि का क्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए बच्चों प्रश्न आता है कि पोली मिट्टी के लाभ क्या है, तो इससे जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाएगी। अब देखो किसी भी फसल के आसपास क्या है कि अगर मान लो पोली मिट्टी है तो जड़ें क्या होगी, पौधे की बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाएगी। फिर देखिए क्या होगा, पोली मिट्टी से गहरे में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। अब एक तो चीज़, पहली चीज़ याद रखना बच्चों कि जड़ें क्या होगी, गहराई तक जाएगी। दूसरी क्या होगी, जब मिट्टी पोली होगी तो जड़ें गहराई तक जाएगी ना, तो श्वसन की क्रिया होगी ना, पौधे श्वसन की क्रिया करेंगे भोजन बनाने के द्वारा, तो वो भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। और इसके अलावा
यहाँ पर बात हो रही है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता में सोचने में सहायक है, तो ये चीज यहाँ आ रही है। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है। अब पोली मिट्टी है तो मिट्टी में क्या रहते हैं, केंचुए रहते हैं। केंचुओं को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र बोलते हैं। अब केंचुआ है ना, हमारे खेत में जो भी खाद वगैरह है उनको खाएगा, और जो केंचुए का मल होगा ना वो बहुत ही क्या होगा, फसल के लाभदायक होगा, जिसे आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी कह सकते हो। ठीक है, और ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, ये जीव किसानों के क्या है, मित्र है। तो किसानों का मित्र कौन है बच्चों, केंचुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, केंचुए मिट्टी को पलट देंगे और मिट्टी को पोला बन करेंगे, और पोला करके जो अपना खुद का खाद देंगे ना वो क्या होगा, ह्यूमस होगा। दोस्तों ह्यूमस होता है दोस्तों बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला एक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, फसलों की वृद्धि के लिए क्या हो दोस्तों, आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बने रहिए, जरूर कुछ न कुछ यहाँ लेकर ही जाओगे। आगे बढ़ी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, आप पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अपन अध्ययन कर चुके कि मिट्टी में खनिज होता है, जल होता है, वायु के कण भी होते हैं, कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए मृत पौधे भी है, जंतु भी क्या है, मिट्टी में पाए जाते हैं, जाने वाले जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में मृत जीवों पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मित होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। हमें जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में खनिज, लवण है, जल है, वायु है, इसके अलावा कुछ मृत पौधे हैं, सड़े गले जो वनस्पति पदार्थ है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गल जाते हैं। और ये सड़ने गलने के बाद क्या होते हैं, जो अपने पोषक है ना वो मिट्टी के अंदर क्या करते हैं बच्चों, छोड़ देते हैं। और ये जो छोड़े गए पदार्थ कौन करता, पौधा जब श्वसन की क्रिया करता ना तो उनकी जड़ें क्या करती है, खनिज, लवण और जल को क्या करती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। और पत्तियों पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिससे होता है गैसों का आदान प्रदान। और इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें जो पाया जाना क्लोरोफिल होता है, यानी हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाती है, स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के लिए दोस्तों पढ़ाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कि क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधे वृद्धि में सहायक है, ऐसे उल्टने पड़ने से, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना, पोला बनाना फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। कोई पूछे कि फसल के लिए मिट्टी को पोला करना क्यों लाभदायक है, तो इसका कारण होता है कि जैसे ही आप क्या करोगे, किसी औजार की सहायता से मिट्टी को उल्टोगे पलटोगे, पोला करोगे, तो पोषक पदार्थ क्या होंगे बच्चों, नीचे से ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, पौधे इसका उपयोग आसानी से कर पाएंगे। और क्या होगा, पौधा अच्छी वृद्धि करेगा, अच्छा विकास करेगा, तो सारी क्रियाएं पौधे के लिए क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे बढ़ी विद्यार्थियों। फिर देखिए जुताई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जुताई की। जुताई क्या होती है, यहाँ से आपको हेडिंग अंडरलाइन माना लिखना है। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। यानी मिट्टी को आप, जो मिट्टी है ना उसको क्या कर रहे हो बच्चों, उलट रहे हो पुलट रहे हो। यानी मान लो मिट्टी को क्या कर रहे हो, उसकी जो कठोर परतों को आप तोड़ रहे हो ना, तो वो प्रक्रिया क्या है, जुताई कहलाती है। इससे हल चलाकर कर सकते हैं, या तो हल द्वारा आप इसको पोला कर सकते हो। हल लकड़ी है तो लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी तो जुताई से पहले से पानी देने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इसे एक पाटल की सहायता से। कभी कभार देखते हो बच्चों कि जैसे आपके खेत में मान लो तवी चलाई जा रही है, या मान लो कि आपका खेत बहुत ज़्यादा कठोर है और हल चलाए जाने पर क्या होती है, बड़ी बड़ी पालियां बन जाती है। तो उनको तोड़ने के लिए दोस्तों एक समतल पत्थर भी बांधा जा सकता है, जैसे ट्यूबवेल वाले ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान में पाटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पाटल बोलते हैं। याद रखना सब दोस्तों, आपके अब शब्द में कहीं आ सकता है। तो देखिए इसे पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई या सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पाटल द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। कभी कभी जुताई करने से पहले ही खाद देनी पड़ती है, जैसे अपन देते हैं दोस्तों जो बारिश पे निर्भर नहीं रहते हैं। अभी कृषि के औजार बनाने से पहले दोस्तों बात करूंगा कि आपको लिखना क्या है दोस्तों। तो पहले तो मैंने वो पॉइंट बता दी थे। अब देखिए यहां पर बात करूंगा दोस्तों मैं, आपको कहां से काम करना है दोस्तों। तो ये चीज आप खरीफ की फसल, रबी की फसल लिख दी होगी दोस्तों। फिर यहां पर दोस्तों आपको कृषि पद्धति मैंने बता दिया था। फिर आप चरण डाल के क्या करोगे, पॉइंट लिखोगे। चरण डाल के सारे आपको क्या करना है, सातों पॉइंट यहाँ के आपके कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, जो बच्चा काम करना चाहता है उसको मैं सही तरीके से काम बता देता हूँ। बढ़िया नोट्स बनेंगे, लास्ट में देखना बच्चों। फिर आप 1 नंबर डालोगे। क्या डालोगे, 1 नंबर खेती का पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। क्या है बच्चों, मिट्टी तैयार करना।
उसको यहाँ से बच्चों को लिखना है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें क्या करनी, शोषण कर सकती है, पोली मिट्टी कर सकती है, ठीक है, शोषण कर सकती है, यहाँ तक लिखना है। फिर बीच में छोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है दोस्तों कि पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यहाँ से पूरा बच्चों क्या करना, लिखना है, ह्यूमस बनाते हैं, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि मिट्टी में खनिज, लवण, वायु, जल सजीव होते हैं, ठीक है, जीवन द्वारा अपघटित होते हैं, ठीक है, और निर्मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक निर्मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक क्या करो बच्चों, लिख दो। बाद में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बाद में आपको एक जुताई की क्या लिखनी है, ये परिभाषा लिखनी है, ठीक है, जुताई की परिभाषा लिखनी, जुताई किसे कहते हैं, और मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। फिर देखिए दोस्तों, जो भी होगा अपन इसको कृषि औजार में नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। दोस्तों अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त अजय कुमार आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय वंदे मातरम।